बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। आप तमाम लोगों से भी हम कहेंगे कि खबरदार, होशियार, क्योंकि पंजाब भर के अंदर 12 फरवरी तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इंतखाबी जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी धज्जियां बिखेरते हुए मियां नवाज शरीफ साहब 26 साल के बाद अपने हल्का N130 में एक रैली लेकर पहुंच गए। जानने की कोशिश करेंगे आमिर साहब के तर्जिए में कि इस रैली की वजह क्या यास्मीन राशिद का खौफ था या वाकई हकीकी तौर पर हल्के की जो आवाम है उनकी मोहब्बत नवाज शरीफ साहब के दिल में जाग उठी है। एक जबरदस्ती का कैदी शेर भी लाया गया इस रैली में, जिसको मियां साहब ने वापस पहुंचा दिया। पुलिस का पहरा, शाही प्रोटोकॉल, नोटों की बारिश में चलने वाली ये रैली किस हद तक कामयाब रही, इसकी भी हकीकत आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हर किस्म के असलहे पर पाबंदी है। दफा 144 चूंकि नाफिज है, असलहे की नमूदो नुमाइश पर पाबंदी है, मगर नोटों की बारिश और फिर उसकी नुमाइश इस पूरी पाबंदी का मुंह चढ़ा रही थी। इसके ऊपर भी बात होगी। और सबसे अहम ये चीज कि सियासी और मुआशी मंजरनामे के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मंशूर में निहायत ही अहम तजावीज़ दी गई हैं। अगर इन तजावीज़ पर कुछ अमल हो जाए तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को बहरान से निकाला जा सकता है। ये तजावीज़ कौन सी हैं और कितना इनके ऊपर अमल हो सकता है, कितना ये मुमकिनात में शामिल है, आज प्रोग्राम मुकाबिल में इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, वही बात है कि इलेक्शन करीब करीब हैं, बंदे शंदे सारे इकट्ठे होने हैं। हमारे यहाँ तो यही देखा जाता है, पंजाब में हो या किसी भी सूबे में इलेक्शन का मौसम, दफा 144 है, नवाज शरीफ साहब ये पूरा टोला लेके वहां पे पहुंच गए, वो भी तो पंजाब में ही रहते हैं जी। ये बड़ी जो दफा 144 लगाने वाली खबर है, इसके पीछे बड़ा इसरार है। पहले केपी में भी ये एक खबर चली कि जी वहाँ भी चंद अजला में जहाँ पे पीटीआई का जोर है वहाँ लगा दी गई, डेरा इस्माइल खान, बनू वगैरह में। बाद में अब ये एक सवाल आ गया कि इलेक्शन पे अगर रैली नहीं करनी, और दफ़ा 144 की जो मेन शिक होती है वो ये है कि 4 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर इलेक्शन पे ये नहीं किया जा सकते तो इलेक्शन कैसे वो किया जाएगा। किसी ने ये पॉइंट आउट किया, सारा दिन सोशल मीडिया पे चलता रहे, ये क्या मजाक है कि इलेक्शन कैंपेन आपने अलाउ कर दिया, इलेक्शन शेड्यूल आ गया और आप कह रहे हैं 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये या फिर इलेक्शन ना करवाएं या करवाएंगे तो फिर कैंपेन होगी, तो वो तो रिवोक कर लिया गया, बाद में बताया गया। अब पंजाब के अंदर जो उन्होंने एक सिलेक्टिव किस्म का एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें उन्होंने 4 आदमी इकट्ठे करने के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, मगर उसका के कैरिंग एंड डिस्प्ले ऑफ आर्म्स, असले की नुमाइश और असले का रखने के ऊपर पाबंदी लगा दी है, और फायरिंग के ऊपर भी जो है ना पाबंदी लगा दी है कैंपेन के दौरान। अच्छा, वैसे ही जो है डिस्प्ले करना उसको और फायरिंग की पाबंदी 144 की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही ममनू है, गैर कानूनी है। उसके लिए आपको दफा 144 लगाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही ममनू चीज है। हाँ, इसके अंदर जो खतरनाक बात है वो है कैरी करना, कि आप असला, लाइसेंस्ड असला भी जो है वो आप लेके नहीं चल सकते। अब उस पर यह शक किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं नज़र आ रही, क्योंकि हमारे जजेस रात मीडिया पे तवज्जो नहीं करते, मगर ये आम तासुर दिया जा रहा है कि ना मुकाबला तो अब पीटीआई में है। पीटीआई तो है नहीं है, ये बस नून लीग में है और पीपल्स पार्टी में, और ये बयानात में कहा भी जाता है, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। मगर शक ये है कि जब पीटीआई के लोग कोई सूरत हाल वहाँ पे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे पंजाब में है कि तमाम ही पॉलिटिशियन जो है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर तमाम ही जो अमीर लोग हैं, शराफिया के लोग हैं, वो गार्ड्स के साथ लाइसेंस असला वाले गार्ड लेके असला बरदार जो उनके गार्ड्स होते हैं वो साथ चलते हैं। और पॉलिटिशियन तो तकरीबन तमाम ही चलते हैं, हर पार्टी के चलते हैं। तो जो तो होगा पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, उसको ये इजाज़त होगी। जो ही कोई पीटीआई का अगर उसके पास लाइसेंस असला भी है, खुशबू आ गई है, तो उसको इस बहाने उठाया जाएगा। नोटिफिकेशन का और कोई मकसद नहीं नजर आता, वरना बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ वैसे ही ममनू है कि आप फायरिंग भी नहीं कर सकते, आप डिस्प्ले भी नहीं कर सकते,
तो इसका नोटिफिकेशन का मतलब ये लिया जा रहा है, शक किया जा रहा है कि इन हालात के अंदर जब ये किया जाता है तो इसके बहाने किसी भी पीटीआई के बंदे को कोई भी जो कैंपेन करने की कोशिश करेगा, अब तो वो बेचारे निकल ही नहीं रहे हैं, ना किसी के पोस्टर लग रहे हैं, ना उनको इजाज़त है, ना उनको पब्लिक मीटिंग करने की है। जो ही कोई निकलेगा तो उसके लिया जाएगा। ओहो, अगर वो उसको जान का खतरा रहेगा, अगर वो गार्ड लेके नहीं चलता, गार्ड लेके जाएगा तो उसको धर लिया जाएगा। जबकि ये नवाज शरीफ साहब की इस रैली के मतलब बताते हैं कि उन्होंने आज लाहौर के अंदर अपने हल्के के अंदर ये रैली की गई है। वो क्योंकि साबका वजीर आजम है तो वहाँ पे जाहिर है उनको प्रोटोकॉल है। अभी ये 144 लगने के बाद और ये कि जी कैरी करना लाइसेंस्ड वेपन भी जो है इसके ऊपर है कि इसको मिस यूज ना किया जाए। अब ये शक है कि क्या ये देखना होगा कि मिसयूज किया जा रहा है, जाता है कि नहीं किया जाता। सो ये किसके ऊपर जो है ना एक टेलीस्कोप लगी हुई है। ये तो आमिर साहब साफ नजर आ रहा है। एक तो रैली की जो आपने बात की, पब्लिक तो काफी थी, ये तो मानना पड़ेगा। ये अब नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल जी 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 ये नजर आ रहा है पब्लिक इसमें। हम कब का है कि रैली बनी है, मगर रैली की पब्लिक इकट्ठी करना, मैं ये मेरा बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा हुआ मैं अगर कुछ इजाजत नहीं मैं जी 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 आपका बचपन गुजरा है, मेरे भी कुछ उम्र का हिस्सा इस अंदरून लाहौर की गलियों में गुजरा है। बंदे तो इकट्ठे हो गए, मगर ये वो हिस्से आमिर साहब जहाँ पे चिंची खराब हो जाता है तो यहाँ पे वैसे इतना रश मच जाता है। तो मियाँ साहब किस चीज के लिए बगले इतनी बजा ये इसीलिए बड़ा कन्वीनियंट है, आसान है, ऑप्टिक्स बड़े इसके अच्छे आ जाते हैं कि मीनार पाकिस्तान के बाद लाहौर के अंदर बड़ी जगह पे जलसा करना, जो नवाज शरीफ साहब का अब उनका जो कद काट है तो उनको चाहिए था एक बड़ी जगह पे करते कि लोगों को पता चलते कितने, क्योंकि उस पे ये इल्ज़ाम लगा था मीनार पाकिस्तान वाले जलसे में कि जनाब वो जलसा बड़ा हो गया, लाहौर के लोग नहीं आए थे। तो उनको एक शो ऑफ पावर करने की जरूरत है कि लाहौर के अंदर ये जलसा किया गया, नवाज शरीफ साहब ने किया, ये देखें सारे लाहौर उमड़ के आ गया। तो रैली जो होती है ना वो आसान काम है, ये इसके अंदर 2-4 हज़ार, जिस तरह आपने कहा चिंची भी अगर चली जाए तो वो फंस जाए तो पीछे वैसे इतना बंदा इकट्ठा हो जाता है। ये वो गलियां हैं, उससे वो जाहिर है तंग गलियां हैं, तंग बाजार हैं, वो ट्रैफिक फंस जाती है। फिर साथ में वो बड़े वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कोरियोग्राफ्ड जिसे कहते हैं ना, कोरियोग्राफी होती है, वो जो ये आइटम सॉन्ग्स की जो की जाती है ना, तो वो कोरियोग्राफ्ड होता है, आतिशबाजी चलती है, बड़े अच्छे ऑप्टिक्स आते हैं, फिर वो नमक पारे खाए जाते हैं, कुल्फी खाई जाती है कि जी वो उसके फिर वो पेड़े वाली लस्सी आ रही है, वो फूल निछावर हो रहे हैं। तो बाजार के अंदर ये करना ऑप्टिक्स में बड़ा अच्छा है, मैं समझता हूँ अच्छी PR दिखाई चलती है। और वो मनपसंद वो वीडियो निकल आती है खुद बनाई हुई नमक पारे खाते हुए, और सारा दिन वो फिर मीडिया को नमक पारे दिखाए जाते हैं। मीडिया की अपनी वो फुटेज नहीं होती, वो दी जाती है और वो चलाई जाती है उन्हीं एंगल से जिससे वो पेश की जाती है। पंजाब आप याद कराई जा रहे हैं आमिर साहब, तो पंजाब के कल्चर में हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जंज आती है ना, वैसे बारात नहीं, मैं जंज ही कहूंगी, हमारे यहाँ पंजाब में जंज आती है तो नोट ऊपर से इसलिए बरसाया जाता है कि नीचे बच्चा पार्टी इकट्ठी हो जाए। ये इधर भी नोट बरसा रहे हैं कि वोटर इकट्ठा हो जाए। वाला ये इलेक्शन कमीशन इस पे कोई नोटिस नहीं ले रहा। ये हमजा के पहले रैली के अंदर भी ये नोट बरसाए गए हैं, तो ये नोट दिखा मेरा मूड ना बनाए, बगैर नोट दिखाए ये मूड बनना चाहिए। ये मगर ये मैंने कहा ना कि मेरा इन्हीं गलियों में बचपन गुजरा हुआ है। ये कम से कम दाद देनी पड़ती है PTI को और यास्मीन राशिद को, जो कि इनके मुकाबले पे नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ रही हैं, और वो खातून जेल में है 130 में कि वो जेल में है। नवाज शरीफ साहब पिछले 26 साल से ये बताया जा रहा है कि अपने हल्के में नहीं गए हैं। तो पिछले 26 साल 1997 के इलेक्शन में ये इस हल्के में गए थे, उसके बाद उनको जाने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। नाइली में और वो यहाँ से जीतते रहे, उनके नॉमिनीज जीतते रहे, मार्जिन बताते हैं कम ज्यादा होते रहे, मगर अब उनको यास्मीन राशिद जो कि जेल में हैं और उनके ये 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो इनके मुकाबले का आप कह सकते हैं जोड़ नहीं है। मगर वो यास्मीन राशिद ने मजबूर कर दिया कि नवाज शरीफ जो है ना कृष्ण नगर, संत नगर, मोनी रोड जो है इनका ससुराली इलाका है। कुलसूम नवाज जो है वो गामा पहलवान की निवासी हैं,
तो वो ये जो पोलू पहलवान का जो ख़ानदान है ये मोनी रोड पे इनके अखाड़े हैं, तो ये अपने ससुराल गए हुए थे, तो यास्मीन राशिद ने मजबूर कर दिया है कि ये अपने ससुराल अपने हलके में 26 साल बाद मियाँ साहब गए हैं। एक और भी चीज थी आमिर साहब जो इस रैली में आई, नवाज शरीफ साहब ने ये सबूत दिया कि वो बड़े रहमदिल हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक ट्वीट किया, वो आपके सामने रख देती हूँ। मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां नवाज शरीफ ने मोनी रोड पर रैली में असली शेर लाने का सख्त नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर शेर वापस भिजवाने की हिदायत की, जिसके बाद ये शेर फौरी वापस भिजवा दिया गया। कायद ने सख्ती से हिदायत की पूरे पाकिस्तान में किसी भी रैली में असली शेर या कोई और जानवर ना लाया जाए। दीन इस्लाम और जानवरों से मुतालिक कवानीन ने हमें जानवरों के हकूक के एहतराम की तलकीन की है। बहुत अच्छा किया है ये, मैं उनके इस कदम को जो है ना सराहता हूँ। पर हमें ये बताया गया था कि असली शेर जो है वो नवाज शरीफ हैं, तो ये तय्यन नहीं हो रहा कि ये असली शेर कौन सा शेर है। असली शेर को हटा दिया जाए, तो हमें तो ये बताया गया जी असली शेर लंदन से आएगा तो छा जाएगा वहाँ। इनके लिए लाहौर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि लाहौर जाहिर है, मैंने कहा ना, सारा इलेक्शन जो है वो पंजाब के अंदर है, सीटें सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये सीटों का ये कर दूँ कि नून लीग के लिए पंजाब और पंजाब के बाद लाहौर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लाहौर के अंदर पहले ख़ानदान के एक दो शहबाज शरीफ साहब होते थे, एक नवाज शरीफ साहब होते थे। शहबाज शरीफ का भी फोकस सूबाई इलेक्शन के अंदर था कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनना होता था। अब 4 ख़ानदान के लोग जो हैं लाहौर के अंदर से, लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नेशनल में भी और सूबाई में भी। नेशनल के अंदर नवाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम बीबी भी हैं, हमजा शहबाज शरीफ भी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अब ये है कि वहाँ पे पहले तो ये ट्रॉयका हो गया है, ये 4 का चुकड़म नहीं रही हुई है, क्योंकि तस्वीरों के अंदर हमजा शहबाज बेचारा गायब हो गया है। पहले कोशिश की जाती थी कि 2 बड़ों का नाम लिया जाता था, फिर 2 छोटों का लिया जाता था, मरियम के साथ बैलेंस किया जाता था, दूसरे तकड़े में जो है ना उस हमजा को डाल दिया जाता था। अब हमजा बेचारे का जिक्र ही नहीं है। शायद मरियम बीबी का कद वो बता रहे हैं बहुत ऊंचा हो गया, इसलिए नहीं, इसीलिए, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा क्योंकि पिछले 20-25 साल से हमजा लाहौर के हलकों को देख रहे थे और वो ज़ाती तौर पे लोगों को जानते हैं। वो उनका उतना वो कार्रवाई की हद तक नज़र आ रहे हैं, मगर वो अपने हल्के तक महदूद हैं, वो ज़्यादा बाकी उसमें उनका इतना ताउन नहीं नज़र आ रहा। एक बात, मगर अगर 4 में से एक भी हार जाते हैं तो उसका एक सिंबॉलिक बड़ा इम्पैक्ट है। और लाहौर का अगर इम्पैक्ट पंजाब पे आता है, और पंजाब इसलिए ज़रूरी है नून लीग के लिए और PTI के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए भी। प्रॉब्लम ये है कि नून लीग जो है पिछली दफ़ा इनकी गालबन जो है 64 सीटें थी और पंजाब से, बाकी पूरे पाकिस्तान से अब ये सिर्फ पंजाब में रह गए। इनको टोटल 3 सीटें थी जो कि KP से मानसेरा की हज़ारा बेल्ट से मिली थी। पूरे पाकिस्तान में इनको ना बलूचिस्तान से कोई सीट मिली थी, ना सिंध से मिली थी। KP से सिर्फ 3, वो भी हज़ारा बेल्ट से मिली थी, जो कि शायद इस दफ़ा 3 ना आ सकें। वहाँ पे मानसेरा की नवाज शरीफ साहब शायद अपनी निकाल लेंगे, एक आधी और भी निकाल लेंगी, मगर महताब अब्बासी साहब के अलहदा होने से इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। मगर बाकी पंजाब ही है, तो उनकी गालबन 66 सीटें थी PTI की, मगर बाकी 60 के करीब जो हैं उनको बाकी पाकिस्तान से मिली थी, KP से मिली थी, उनको सिंध से मिली थी, एक आधी बलूचिस्तान से भी मिल गई थी। वो दही सिंध के हद तक था। उनकी पिछली दफ़ा पंजाब में 6 सीटें थी, इस दफ़ा देखना है कि वो कितनी लेके जाते हैं। मगर वो भी जो है सिंध और तो पंजाब भी अगर ये नहीं लेके जाते और ओवरवेलमिंगली बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाते, तो इसलिए ज़िंदगी और मौत का, सियासी ज़िंदगी और मौत का फैसला ये इस वक्त होने जा रहा है। और वो बहुत ज़्यादा परेशानी है, डर है कि अगर पंजाब से भी अगर वो 100 और 120 के दरमियान नहीं लेके जाते, 100 और 120 भी ले जाते हैं, तो भी इनकी सिंपल मेजॉरिटी जो है 169 पे बनती है। तो इसमें कोटे की भी अगर आप डाल लें, 20-25 कोटे की भी सीटें डाल लें, तो बहुत अगर ले जाएं, डबल भी सीटें ये कर लें, तो भी इनकी मेजॉरिटी नहीं बनती। इनको कोलिशन गवर्नमेंट ही बनानी पड़ती है। और जो पीपल्स पार्टी का जिस नहज पे चले गए हैं, जो बयानात इस वक्त बिलावल भुट्टो के चल रहे हैं, ऑफ कोर्स बाद में ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मगर इस वक्त बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो है ना उनकी स्पीचेस हो रही हैं, जो कि बिलावल साहब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इतना कुछ कहने के बाद इकट्ठे होना
और वो ये मैसेजेस दे रहे हैं कि अगली दफ़ा ये गलती अगर उनको प्राइम मिनिस्टर ना बनाया गया किंग मेकर के तौर पे या एक दरमियान में बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे नवाज शरीफ साहब को आगे पेश करके तो बीच में शामिल होने में। ये वैसे आप कल का नहीं पता, अभी आज की आज तक तो ये सूरत हाल है। वैसे आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की जो बात की, आमिर साहब जो जमीन पे नजर आ रहे हैं, ग्राउंड के अंदर नजर आ रहे हैं, वो तो पीपल्स पार्टी में नजर आ रही है और मुस्लिम लीग नजर आ रही है। कल वाली वो बात की आप बता रहे थे कि पीटीआई को तो ग्राउंड मिल नहीं रहा। सेकंड बात ये है कि आप ये जो कह रहे हैं कि वो इतनी सीटें भी अगर हासिल कर ले नून लीग तो भी वो गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी। आज जहांगीर तरीन साहब ने अनाउंसमेंट की है ना, वो कह रहे हैं कि हम मिलके नून लीग के साथ हुकूमत बनाएंगे। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो तो जाहिर है उनको ये सीटें दिलवाई गई हैं, नवाज शरीफ साहब को वो इंटरेस्टेड नहीं थे, गर्दन पे अंगूठा रख के गर्दन पे अंगूठा रख के उन्होंने 5-7 सीटों के गुंजाइश उनके लिए निकाली है। तो सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, ये नहीं है कि नून लीग के सारे वोट इनको पड़ जाएंगे। सो ये इतना आसान नहीं है। लाहौर के अंदर ओन चौधरी का एकदम से आप देखें, ओन चौधरी इज अ पॉलिटिकल नोबडी, उनको कोई लाहौर में नहीं जानता। वो पीटीआई के उसके ऊपर वो पिछली दफ़ा इलेक्शन ज़रूर जीत गए थे, मगर अभी एमएनए का नवाज शरीफ के हटने से ये मतलब नहीं कि नवाज शरीफ के सारे वोट उनको पड़ जाएंगे। सो वो हाँ, उनको ये है अगर टिकटें दिलवा दी हैं तो अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो उनको भी हिस्सा दिया जाएगा। मगर एक सबसे बड़ा मफरूज़ा यहाँ पे ये है कि ये इलेक्शन जो है, ये बिलावल साहब का अगर वो कोड दिखा दें, वो कह रहे हैं मफरूज़ा ये है कि पीटीआई तो है ही नहीं है, ये जो लड़ाई है ये शेर में और तीर में है, के दरमियान। तो ये बहुत बड़ा उनका ये जो एक स्ट्रेटजी कह लें या एक मफरूज़ा कह लें इसको, कि पीटीआई तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है और वो कहने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के वोटर्स को कि आप अपना वोट ना ज़ाया करें, ये आप वोट हमें दें, हम आपको बचा लेंगे, हम नहीं, आपको जो बदला आपसे लिया जाएगा हम आपको बचा लेंगे, हम बड़े रहमदिल लोग हैं। बिलावल साहब लग रहे हैं कि स्ट्रेटजी में कामयाब हो जाएंगे कि वोटर की तरफ माइल हो जाएगा। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी तो बड़ी अच्छी है कि ये राग़िब करना, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट 2008 की गवर्नमेंट के अंदर जो इन्होंने जो इनकी परफॉर्मेंस रही है और पंजाब में वोटर को जिस तरह नज़रअंदाज किया, उसके बाद से इनसे दूर जा चुका है। सो पीटीआई पीपल्स पार्टी की सूरत लाहौर की ये है कि वहाँ पे पिछले इलेक्शन के अंदर 14 सीटों में, लाहौर की 14 सीटें हैं, सबका वोट मिला के टोटल 80,000 वोट पड़ा था। सबकी तकरीबन ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी, किसी को 200-400, जो लाहौर के सदर बनाए गए हैं हमारे दोस्त हैं फैसल मीर साहब, उनको भी चंद 100 वोट पड़े थे। तो ये बिलावल के लिए लाहौर में बड़ी अच्छी कैंपेन कर रही हैं, हिम्मत से मेहनत भी कर रहे हैं, तकरीरें भी कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो उनको ये राग़िब करना कि अपना वोट ज़ाया ना करें, आप हमें दें। मगर इसके पीछे मफरूज़ा ये है कि पीटीआई वाले बददिल होके वो ये झांसे में आ जाएंगे, पर इतना आसान नहीं है जिस तरह किस्म का शऊर उनका है कि ये पीटीआई वाले कि जी हमारा तो वोट ज़ाया चल जाएगा तो बिलावल को डाल दें। बिलावल अगर वहाँ से जीत जाते हैं तो बहुत बड़ा एक अपसेट होगा। ज़हीर अब्बास खोखर भी तो मौजूद है एग्जैक्टली वहाँ पे, वो जो ये वो गौर ही नहीं कर रहे कि पीटीआई का कैंडिडेट भी वो है, वो तारड़ साहब वहाँ पे आ गए हैं, उनका लाहौर से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको लेके आ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि तारड़ और इनका मुकाबला ज़हीर अब्बास साहब को किसी खाती में नहीं ला रहे, वो उधर पीटीआई का वो बड़ा ख़ास हल्का है। एनीवे, तो मगर और पीटीआई का ये कि ओवरनाइट वो वोट जो है पीपल्स पार्टी को पड़ जाएगा, वो बड़ा मुश्किल लगता है। और बिलावल साहब इतनी आसानी से पीडीएम से जान नहीं छुड़ा सकते। वो आजकल ये जो बार बार कह रहे हैं कि तनकीद कर रहे हैं कि जनाब वो डार साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की पीडीएम गवर्नमेंट पे, बहरहाल उसका पीडीएम का हिस्सा रहे हैं। वो 16 महीने की जो गैर जो नलायकी, जो महंगाई और जो मिस गवर्नेंस रही है 16
महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट का, उसका मलबा पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो शेयर करते हैं। उससे इतनी आसानी से जान नहीं जुड़ा जा सकती कि ये कह देने था कि जनाब ये इनकी गवर्नमेंट थी, हमारे पास तो वो वाली वजारतें नहीं थी, कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है। इन्होंने कभी उसके गवर्नमेंट में रहते हुए उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी। वहाँ उस वक्त डार के खिलाफ कुछ नहीं, कभी किसी से हमने नहीं सुना कि डार के खिलाफ कैबिनेट के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर या पब्लिक के अंदर कभी कोई जुमला बिलावल साहब ने जो अब कह रहे हैं तब कहा हो, नहीं कहा। सो ये इतना आसान नहीं है। आमिर साहब, एक और चीज़ है, ओवरऑल आपके सामने ये सवाल रख रही हूँ जो वोटर को मुतासिर कर सकती है या शायद किसी हद तक वोटर को मुतासिर करे, वो ये बात है कि जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं उनके टिकट के अंदर आते हुए जो दायरे के अंदर आए कि जी इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, उसमें ज़हीर अब्बास खोखर के बारे से भी चीज़ें सामने आई थी कि शायद ये इंस्ट्रक्शन है कि वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार अब नजर आएंगे। सलमान अकरम राजा का मामला हमारे सामने है, वो भी उनके बारे में आ रहा है कि जी वो आज़ाद उम्मीदवार बना दिए गए हैं। तो ये चीज़ वोटर को मुतासिर करेगी किसी हद तक? जी ये बहुत बड़े, मतलब ये बल्ले का निशान चला गया। उसके बाद एक कन्फ्यूजन है इसमें, बहुत बड़े सेटबैक्स हैं पीटीआई के लिए कि हर हल्के के अंदर कन्फ्यूजन है कि निशान पर 36 कैंडिडेट हैं। तो हमारे यहाँ लोग जहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, निशान के हवाले से चलता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे वोट उनके वो गंवाएंगे। पर मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ना, सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर 8 फरवरी को ये है कौन अपने वोटर को बाहर निकाल लेगा। मुझे ये मैं अभी पूरे पंजाब से होके आ रहा हूँ, एक दौरा करके आ रहा हूँ ये वीकेंड के ऊपर, तो मुझे जो नज़र आया कहीं भी इलेक्शन की वो फ़िज़ा नहीं है। लाहौर में तो अब जाके आज ये रैली निकली है तो शुरू हुई है, फ़िज़ा कहीं भी नहीं है। पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि पीटीआई को तो अलाउ ही नहीं किया जा रहा, वो पोस्टर लगाते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं या उनको पकड़ के ले जाते हैं, उनके बिल्कुल भी नहीं है। मगर नून लीग के लिए भी वोटर को पोलिंग स्टेशन तक ले जाना, क्योंकि वो उनका डिप्रेस्ड है, उनका वोटर के अंदर वो जज्बा नहीं नज़र आ रहा, कैसे लेके जाएंगे। हाँ, पीटीआई के लिए भी ये सबसे बड़ा सवाल है कि कोई वहाँ पे ये आप देखें ले जाने के लिए एक प्लानिंग होती है, एक प्लान बनाता है, जो इलेक्टेबल्स के पास प्लान होता है। जब ये जो खास तौर पे जो वकील नजर आता है ये इनके मुतल्लिक है, ये पैसा नहीं खर्चते। और क्या उनका वोटर हर हल्के के अंदर जो है 2-4 कस्बे होते हैं जो खास तौर पे दही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो क्या उनका वोटर जो है, उनका जो नौजवान वोटर खास तौर पे वो वोटर को पोलिंग स्टेशन पे ले जाएगा? उस दिन क्या माहौल होगा, कितने पोलिंग एजेंट उठाए गए होंगे, कितने अंदर होंगे, वो 8 फरवरी को हालात पे डिपेंड करता है, किन हालात में इलेक्शन होगा। इस वक्त निहायत अहम मामला एक और पाकिस्तान की सियासत और हमारी मईशत के साथ जुड़ा हुआ है, उसके हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इकोनॉमिस्ट में कहूँगी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद अहम मामलात हैं पाकिस्तान की सियासत और मईशत के हवाले से जो उनके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, नदीमुल हक साहब ये प्लानिंग डिवीजन के पहले डिप्टी मिनिस्टर के ओहदे पे रहे हुए हैं, पर साथ में अभी ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है, पाइट जिसे कहा जाता है, उसके भी सरबराह हैं। और हमारे यहाँ इस वक्त बदकिस्मती से ये है कि इलेक्शन सर पे आ गए हैं और तमाम जो गुफ्तगू हम भी जो कर रहे हैं धड़े बंदे की, कौन बरादरी किधर है, क्या है, और जो गुफ्तगू होनी चाहिए किसी भी पढ़े लिखे मुआशरे के अंदर, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, वो इशूज़ पे होनी चाहिए कि जनाब क्या कोई मैनिफेस्टोज के ऊपर होनी चाहिए कि कौन क्या प्रॉमिस कर रहा है और उनकी क्या कैपेसिटी है डिलीवर करने की, और क्या उनका माजी रहा है और क्या उनका मुस्तकबिल हो सकता है। उस पर बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैनिफेस्टोज आ गए हुए हैं पर वो कागज़ के टुकड़े हैं, इवन वो पार्टियां खुद बात नहीं कर रही हैं कि वो नज़र आता है कि उन्होंने कार्रवाई के तौर पे डालने के लिए बस वो पेश कर दिया है, वो खुद अपने मैनिफेस्टो में बात नहीं कर रहे हैं। इस दौरान में पाइड ने ये एक बहुत अच्छा एफर्ट किया है इन मैनिफेस्टोज पे। ये सब पार्टियों के लिए एक किस्म का आप समझ लें फ्रेमवर्क इन्होंने पेश कर दिया है कि जनाब ये हैं पाकिस्तान के मसाइल और ये वो हल हैं, अगर ये कर लें जो भी गवर्नमेंट में आए तमाम ही पार्टीज़ के लिए है, इससे हमारे मुश्किलात आसान हो सकती हैं। और ये बड़ी लॉन्ग रेंज किस्म की इनकी रिकमेंडेशंस हैं जिसके अंदर इन्होंने पॉलिसी के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से भी बताया कि उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से कि क्या होनी चाहिए, एग्जेक्टिव के हवाले से भी
ली है कि वहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है, इंतज़ामिया, अदलिया, तमाम ही सेक्टर्स टच किए हैं। तो मैं चाहूँगा पहले नज़ीमुल हक साहब खुद आप क्विकली ब्रीफली हमें ज़रा एक ओवरऑल व्यू दें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए। आमिर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई पार्टी मंशूर अनाउंस कर रही। ये सियासत जो है यहाँ डेमोक्रेसी इक़्तिदार की जंग बन चुकी है जो कि अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने ये मंशूर दिया, हम कहते हैं कोई पार्टी उठा ले। बात बड़ी सिंपल है आमिर साहब, बात यह है कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब है, बल्कि शायद डिफॉल्ट कर ही गया है, और इस वक्त आपके पास पैसे कोई नहीं। आप दुनिया में एक एक बिलियन के लिए भीख मांगते फिरते हैं, आपके पास इंपोर्ट्स करने के पैसे नहीं है, एलसी खुल नहीं रहे, एक्सचेंज रेट फंसी हुई है, एक्सचेंज रेट को फ्री नहीं कर रहे, फंड प्रोग्राम घिसट पिसट के चल रहा है, फंड आपको दे देता है, प्रोग्राम चल जाता है, और ये लोग सोच रहे हैं पैसे खर्च नहीं की। दोनों पार्टीज ने जो बातें की तकरीरों में, पैसे खर्च नहीं की और दबा के खर्च नहीं की। एक साइड कहती है हम और सड़कें बनाएंगे, एक साइड कहती है हम और आपको चीजें देंगे। ये नामुमकिन बातें हैं, हो भी नहीं सकती। जिस मुश्किल में मुल्क है इस वक्त, हमें एक डीप रिफॉर्म की जरूरत। रिफॉर्म का मतलब हमें अपना तौर तरीका, अपना काम करने का तरीका, अपना कल्चर, सब कुछ चेंज करना है, हमें मॉडर्नाइज करना है, जो हमने पिछले 75 साल से कोशिश नहीं की। तो हमने वो एजेंडा एक बना दी। बड़ी सिंपल बात तो नहीं है, मुश्किल बात है। एजेंडा ये है जी कि आपको अपनी जो 19th सेंचुरी की आपने चीजें मजबूत रखी हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ये वो, इनको बदलें, मॉडर्नाइज करें, इनको कंप्यूटर लेके आए, डिजिटाइज करें, ये चीजें करें। उसके बाद ये कि अच्छे बंदे अंदर लेके आए, ये नहीं कि वो सीनियरिटी प्रिंसिपल पे वही बंदे आते जाते, वही बंदे आते जाते, अच्छे बंदे लेके आए। मैं क्विकली बारी बारी सेक्टर वाइज जाता हूँ। आपने जो तजवीज़ की हुई है ये बड़ी इनकलाबी सी बातें हैं, ये सुनते तो आ रहे हैं, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आपने ये रिकमेंड किया है कि जनाब तरक्याती फंड जो है ना मुख्तस करना और उनका इस्तेमाल पार्लियामेंट एक्ट के ज़रिए होना चाहिए, और अरकान असम्बली की हाज़िरी, वोटिंग का रिकॉर्ड, कानून साजी और मुबासे में शिरकत को आम करना चाहिए। ये आपने बड़ा इनकलाबी बात की है कि एग्जेक्टिव से काबीना की महदूद तादाद में तकर्रियाँ होनी चाहिए, पार्लियामेंट से काबीना अरकान 8 से 10 तक महदूद और कुल तादाद 25 से कम रखने की सिफारिश की है आपने। दूसरा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और मशीरों को की पार्लियामेंट या दीगर एग्जेक्टिव ओहदों पर तकर्री रोकने की तजवीज़ है। अब ये बड़ी ही किस्म का, वो कहते हैं खेलन को मांगे चांद, बड़ा अच्छा लगता है। 18वीं तरमीम में भी ये कोशिश की, मगर ये कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा? आमिर साहब, ये होगा जब कौम मांगेगी। कोई इक़्तिदार में जो बंदा आता है, कोई बादशाह हो, प्राइम मिनिस्टर, वो कभी चेंज नहीं लाता, कभी अपनी पावर नहीं छोड़ता। डेमोक्रेसी का मतलब ही कि चेंज आए, और वो चेंज तब आएगा जब आप लोग मांगेंगे, जब मीडिया वाले बंदे बजाय डिस्कस करने कौन इलेक्ट होगा, क्या होगा, ये बात करेंगे रिफॉर्म क्यों नहीं होता। भाई क्या चक्कर है कि हम फिर भिखारी बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भिखारी आएगा, फिर ये पैसे बांट लेंगे, फिर हमारा डेट प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, फिर हम हमारे पास आ गई बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, बच्चे बेचारे फारिग कर रहे हैं, आप उनको अजीब किस्म की डिग्रियां दे रहे हैं, फिर कहते हैं डिग्री और यूनिवर्सिटी बना देंगे। अब उन्होंने कह दिया पता कितनी और यूनिवर्सिटी बना देंगे। हमारी यूनिवर्सिटी चल नहीं रही तो और क्या बना देंगे। आज कायदन यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक थी, बच्चे रो रहे थे, मैंने उनसे बात की, वो खुद गालियां दे रहे थे कि ये यूनिवर्सिटी की हमें पढ़ा क्या रही है। मसला ये है जी कि ये डीप चीजें हैं जिनको हमें ठीक करना, अगर नहीं ठीक करना तो फिर इंतजार करते रहे कि आगे कोई फसाद हो। बलूचिस्तान में गया, बलूचिस्तान में बुरी हालत है, हमें सोचना है कि रिफॉर्म करना है। दूसरी जो हमने एक और, आपने बहुत अच्छी समरी की, एक और जो हमने बात की मार्केट्स। आपके मुल्क में मार्केट कौन सी है? ऑटोमोबाइल को आपने प्रोटेक्ट किया, सारी इंडस्ट्री को आप सब्सिडी देके खराब करते हैं, एग्रीकल्चर को आपने खराब किया, कभी प्राइसेस फिक्स करते हैं, कभी सब्सिडी देते हैं, कंस्ट्रक्शन का आपने बेड़ा गर्क किया क्योंकि आप परमिशन नहीं देते। लाइसेंस राज आपका इतना है कि हर ब्यूरोक्रेट अपने आपको बाबू समझता है, वो आपको कमरे के बाहर इंतजार करवाता है। काम फिर किसी ने क्या करना है, अगर सारा दिन कमरे के बाहर आपने इंतजार करते रहना है और ब्यूरोक्रेट की मर्जी से जो मर्जी करना है, वो कहते सलाम करो हम सलाम करेंगे, वो कहते नीचे लेट जाओ हम नीचे लेट जाएंगे। ये निज़ाम आपको खत्म करना पड़ेगा। इंडिया ने खत्म कर दिया, सब ने खत्म कर दिया। हम बैठे हुए नीम सोवियत। मैं नाज़रीन की इतला के लिए कि आपने ये सुजेस्ट किया है कि CSS के इम्तिहान में तायाद मुलाजमत के लिए आम नौ आबादियाती इम्तिहान को ये कॉलोनियल टाइम्स का ख़त्म करना चाहिए। ये तरबीती अकेडमियों को महदूद करके मुतल्लिका महारत वाली यूनिवर्सिटियों को काम करने दिया जाए। सरकारी इदारों और एजेंसियों पर अफसरशाही का कंट्रोल करने की तजवीज़ आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर दिया है। मुझे जो आपने मार्केट की बात की तो सब्सिडीज़ की, मुझे ख्याल आया कि जो अवाम, जो गरीब आदमी को सब्सिडीज़ हैं वो तो बड़ी जल्दी हटा ली जाती हैं।
आज ही फॉर एग्जांपल एक और रिकमेंडेशन आई है और शायद पॉलिसी भी बन जाए कि जनाब इंडस्ट्रीज को जो है वो 9 सेंट के ऊपर बिजली दी जाए। आम आदमी को जो है वो बहुत महंगी दी जा रही है, उनको सब्सिडाइज 16 सेंट से 9 सेंट पे करके दी जाती है। ये सब्सिडियां एग्जेप्शंस ले जाते हैं मगर इनकी ग्रोथ होती नहीं है, एक्सपोर्ट इनकी फिर भी बढ़ती नहीं है, एग्जेप्शंस पे ही चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें चाहिए इंडस्ट्री जो कंपेटिटिव हो, हमें चाहिए इंडस्ट्री जो कि आपकी दुनिया में compete कर सके, हमें चाहिए प्रोडक्ट दुनिया में बेचे चीन की तरह। ये नहीं कि सब्सिडी दे के बेचे बाहर, तो फिर तो हम सब्सिडी गोरे को दे रहे हैं, बाहर वालों को दे रहे हैं, यूरोप को दे रहे हैं, अमेरिका को दे रहे हैं। ओ भाई अपने मुल्क में बनाना तो कुछ सीखो। हमारे जो सेठ हैं, जिनको मैं कहता हूँ सेठ द मशीन, ये सेठ कोई प्रोडक्ट बनाते नहीं है, ये सिर्फ सब्सिडी लेते हैं। आज तक हमसे गाड़ी नहीं बनी, 75 साल हो गए सब्सिडी देते देते। हमारी गाड़ी सिर्फ असेंबल होती है लेगो की तरह, बच्चों के खिलौने की तरह असेंबल करते हैं। हम गाड़ी नहीं बना सकते, आज तक हम पंखा नहीं बना सकते। तो हम बना क्या सकते हैं? अगर सेठों को हम सब्सिडी दे रहे हैं तो बनाते क्या है? बना के तो दिखाएं हमें, हम ये कहते हैं बनाएं। पॉलिटिशियन जो मैनिफेस्टोज पढ़े, बिलावल भुट्टो साहब ने लंबी ऑफर कर दी है, 30 लाख घर बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। ये कोई नहीं बता रहा पैसे कहाँ आएंगे। नवाज साहब जहाँ जाते हैं जो है मानसेरा गए, उन्होंने कहा जी एयरपोर्ट बना दूंगा, सड़कों के जाल बचा दूंगा। जहाँ पे जो पॉलिटिशियन जाता है एक लंबी वादों की एक लिस्ट पेश कर देता है। तो ये आप कह रहे हैं कि वो बुनियादी जो डेवलपमेंट है लोकल बॉडीज करवाने में कोई गवर्नमेंट भी जो भी आती है वो इंटरेस्टेड नहीं होती, तो कैसे होगा ये सब कुछ? देखिए जी, अगर हम लोग तैयार नहीं है चेंज एक्सेप्ट करने को, तो ये आ जाएंगे $10 बिलियन और लोन ले लेंगे और फिर उसके बाद अगली बारी भी हम कहेंगे हो अभी हम तैयार नहीं है। तो एक ना एक दिन तो फॉरेनर्स ने कहना भाई हम तुम्हें पैसे नहीं देते, अब तुम बेशक रो लड़ो मरो, जैसे कि उन्होंने किया कई मुल्कों के साथ, ये हो जाएगा। फिर हमें शायद समझ आएगी। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है, या तो हम खुद समझ जाएं और अपने तौर तरीके बदल लें, या फिर ठीक है इनको एक और मौका दे दें, 2 और मौके दे दें। एक ना एक दिन हमें पे करना पड़ेगा वापस, क्योंकि एक चीज याद रखें कि जो कर्जे हैं माफ नहीं हो सकते आपके। अब जो मर्जी आपको लोग झूठ बोलते, कर्जे माफ नहीं होंगे। ये लोग कहते हैं कर्जे कोई नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको दोबारा इश्यूज़ के हवाले से बात की जाए और पाबंद किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और आवाम से सिर्फ क्या ही वोटर से सकते हैं कि वोट डालते वक्त ये जो मामला जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इस पर भी गौर कर लें कि ये वादे करना और होता है, डिलीवर करना और होता है। जो इन चीज़ों पे डिलीवर कर सकता हो खुदा के लिए उसको वोट डालें। वही आपके वोट का असल हकदार है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। गैलप के सर्वेज हमारे सामने मौजूद है, अभी ब्लूमबर्ग है उसकी भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें बताया गया कि नवाज शरीफ साहब की जो मुआशी आशारिये थे उनके दौर के, किसी भी दौर के उठा लें, वो बेहतरीन थे पाकिस्तान में अब तक आने वाली तमाम हुकूमतों में। मगर जो मकबूलियत है वो तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनकी सबसे ज्यादा मकबूलियत। कितना ये वाकई सच होता है इन सर्विस के अंदर? ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो सर्वेस की तारीख को इतनी दरख्शां नहीं है, और ये बहुत इनके बिल्कुल रिवर्स हो के उल्टे गलत होते रही हैं सर्वेस। और अभी तो क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस ही क्लियर नहीं है कि किन हालात के ऊपर में ये इलेक्शन होगा, ये नहीं पता कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना मौका दिया जाएगा, उसके कैंडिडेट क्या कैंपेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनके पोलिंग एजेंट को इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हालात। जब ये सारे के सारा सर्वे इलेक्शन जो इस बारे में नहीं है कि कैंडिडेट क्या है, पार्टी कौन सी है, कौन किस निशान के लिए दे रहा है, ये है कि क्या हालात क्या होंगे, किन हालात में कौन सी पार्टी कितने वोट निकालती है। सो उसके अंदर ये जो सारी प्रिजम्पशन है सर्वेस की वही बैठ जाती है। तो इस दफ़ा तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करते हैं इलेक्शन, ये जो आपके सर्वेस हैं। सो इसको मैं बिल्कुल कोई किसी किस्म गैर संजीदा नहीं, उसकी प्रिजम्पशंस जो हैं वो एक नॉर्मल जो सर्वेस होती हैं वो एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर बताए जाते हैं कि एक फेयर उसके अंदर प्रिजम्पशन होती है। मफरूज़ा ये होता है कि एक फेयर फील्ड मिल रही है और इलेक्शन हो रहे हैं, सब पार्टीज को मौका मिल रहा है। तो पीटीआई का इसमें डिटरमिन करना कि जनाब उनके अगर फॉर एग्जांपल एक वो जो कह
कह रहे हैं 50%, 60% वो है। तो ये देखना होगा ये इलेक्शन वाले दिन कितनी ट्रांसलेट हो पाएगी उनका ये पॉपुलैरिटी इनटू वोट्स में कितनी मुंतकिल हो पाएगी, वो उसके लिए डिपेंड करता है ये हालात क्या होंगे। सो जो यहाँ पे हालात हैं उसके अंदर ये इसलिए ये बहस करना सबसे ज़्यादा तो ये देखना होगा कि क्या कौन कैसे लोगों को लेके आते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का वो रवैया होगा। अभी देखते हुए जो हालात जो अभी तक जिस तरह के इलेक्शन कमीशन का और जिस तरह का इंतज़ामिया का रवैया रहा हुआ है, तो पता नहीं है ये 144 का क्या इस्तेमाल होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बाद देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारी मंशूर के और तजावीज़ के हवाले से आमिर साहब गुफ्तगू चल रही थी, वो कितनी काबिल अमल है ये सारी चीज़ें सुनने को? बहुत अच्छी है। मैं बता देता हूँ, ये सर्वे ये है कि ये इत्तफाकन जो है ना ये ऐसी सूरत हाल आ गई है कि जो रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे थे नदीमुल हक साहब, तो इश्यूज़ में इत्तफाकन जो है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं स्वाय पीटीआई के, वो तमाम इलेक्शन इस बारे में हो गया क्या इलेक्टेबल्स जीतेंगे या खंबे जीतेंगे। ये इलेक्शन है इस बारे में इस दफ़ा कि क्या खंबे पीटीआई के जीतेंगे या बाकी पार्टियों के, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के इलेक्टेबल्स जीतेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि इत्तफाकन ये पीटीआई की अपनी इसके अंदर काविश शामिल नहीं है। शायद जिस तरह इमरान खान पिछली दफ़ा वो भी इलेक्टेबल्स के पीछे चले गए और वो तमाम इलेक्टेबल्स जो है ना वो लोटे बन गए, तो इत्तफाकन उनकी क्लेंजिंग हो गई है। उनकी भल सफाई जो है ना वो भल सफाई उनकी भल सफाई जो है वो हालात ने कर दी है कि उनके तमाम लोग जो छोड़ने वाले थे या बेवफा लोग थे या जो पावर लॉबीज़ के लोग थे वो इत्तफाकन जा चुके हैं। सो अभी आखिरी दफ़ा 1970 में ये सिचुएशन थी कि पीपल्स पार्टी के खंबे थे भुट्टो साहब के और बाकी पाकिस्तान की तमाम अशराफिया, इंडस्ट्रियल और फ्यूडल एलीट अशराफिया के लोग थे बड़े बड़े, तो वो तमाम के तमाम बड़े बड़े बुर्ज गिर गए थे। सो इस दफ़ा ये पता चल जाएगा कि चाहे वो इंडिपेंडेंट के तौर पे हैं कि बुर्ज गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं, उनकी इत्तफाकन क्लेंजिंग होती है। मज़ीद क्लेंजिंग ये इम्तिहान होगा कि जो इंडिपेंडेंट खड़े किए हैं तो आगे ये कभी क्लियर नहीं हुआ कि वो इंडिपेंडेंट को मौका मिलेगा वो पीटीआई ज्वाइन करने का कि नहीं करना होगा। ज़ाहिर है प्रेशर आएंगे तो मज़ीद क्लेंजिंग हो जाएगी। अगर उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनको टिकटें मिल गई हैं अगर वो प्रेशर में पीटीआई को छोड़ जाएंगे तो वो मजीद क्लेंजिंग हो जाएगी। तो पीछे जो बचेगा वो हार्ड कोर, वो बड़ा कुंदन टाइप लोग होंगे, चाहे चांदी होंगे पर होंगे बिल्कुल वो उस पैमाने से गुजरे हुए। तो वो एक लिहाज से एक अच्छा है कि मैं समझता हूँ कि एक कॉन्ट्रास्ट आएगा उसके इसी बहाने जो है। अब देखें क्योंकि ऊपरले टीयर के पावर लॉबीज के लोग रह ही नहीं गए थे, इसी बहाने लोअर टीयर के आम वर्किंग क्लास के लोगों को मौका मिला है। पूरी पढ़ी लिखी क्लास वकीलों की और उनकी आ चुकी है। अब ये है कि वो कितने उनको वोट मिलता है, आया उनको वो वोट जीतते हैं नहीं जीतते हैं, जीत जाएंगे तो क्या इंडिपेंडेंट को मौका मिलेगा, अगर वो इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लेते हैं तो क्या वो काफ़ी होगा। या भी आज देख रहा सलमान अकरम राजा अदालत में लाहौर हाई कोर्ट गए हैं कि जनाब हम पीटीआई के कैंडिडेट तो हैं, बल्ला चाहे नहीं है मगर पीटीआई कैंडिडेट, ये फैसला है जो अदालत से भी होना है, अवामी अदालत से भी। बिल्कुल, पीटीआई कैंडिडेट्स के हवाले से कुछ आम सवाल इंशाल्लाह आइंदा जो प्रोग्राम मुकाबिल कल होगा उसके अंदर ये सवाल आमिर साहब के सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।